स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में मॉडल सेट सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, पहले क्लास में हम लोगों ने देखा मॉडल सेट 1 के ऊपर पूरा डिटेल क्लास आ चुका है। 120 प्रश्न का पूरा डिटेल एनालिसिस आप लोगों को दिया गया। अब उसी तर्ज पर दूसरा मॉडल सेट हमारा आ रहा है 120 प्रश्नों का। पहले सेक्शन वाइज आ जाएगा, उसके बाद आपका एक समेकित वीडियो जिसमें 120 प्रश्न एक ही क्लास में रहेंगे वो दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरह से। और आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट सेकंड से हिंदी के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, अलंकार से संबंधित सवाल है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके हैं अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा। अब यहाँ पर जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, अब इन समय देखिए क्या है, एक कॉमन अक्षर है जो सभी में है, त। ठीक है, तो जब किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, बार बार जब किसी वर्ण को, किसी अक्षर को दोहराया जाता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अनुप्रास की परिभाषा भी फिर से दे दी गई है। अलंकार के ऊपर क्लासेस आ चुके हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ बार बार समान वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? अब छंद के चार चरण में अगर समान मात्रा रहेंगे तो उस छंद को क्या कहेंगे? सम मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक या फिर ये सभी? तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सम मात्रिक छंद इसको कहेंगे। जब समान मात्राएं होंगी चारों चरण में तो उसको हम क्या कहेंगे? सम मात्रिक छंद कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉरी। किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ये रस से संबंधित सवाल है। वीर रस, शांत रस, वत्सल रस या फिर हास रस? तो रस को समझने के लिए आपको इन पंक्तियों का अर्थ थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, ये पंक्तियाँ ये किसी बच्चे के खिलखिला करके हंसने का वर्णन कर रही हैं। दरअसल ये पंक्तियाँ श्री कृष्ण के बाल लीला को इंगित करती हुई हैं, उन्हीं से ली गई हैं। जब श्री कृष्ण को खिलखिला करके खेलते हुए देखती हैं माता, तो वह कहती हैं कि मैं इसी तरह से नेह निहारूं, यानी कि बहुत ही प्रेम पूर्वक तुम्हें निहारती रहूं। इन दांतों पर मोती वारूं, तुम्हारे जो दांत हैं वे बिल्कुल मोती जैसे खिलखिला करके दिखते हैं और इन दांतों पर मोती वारने का मुझे मन कर रहा है। तो यहाँ पर एक माता की ममता का, वत्सलता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे वत्सल रस यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए वीर रस की पहचान क्या है? तो वीर रस में उत्साह होता है। ठीक है, शांत रस में मन को शांति मिलती है और हास रस में हास्य होता है। ठीक है, कॉमेडी होती है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैल खड़ा है, एक सीधा सा वाक्य है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिधा है। यहाँ बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये बैल खड़ा है, एकदम सिंपल सा वाक्य है। तो अगर किसी भी सिंपल वाक्य को लिखा गया है तो उसको अभिधा शक्ति कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाता है कि वह बैल बुद्धि का है तो वहाँ पे लक्षणा हो जाती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कोटि मनुज लजावन हारे, सुमुखी कहूँ को अहि तुम्हारे, सुनी स्नेह में मंजुल वाणी, सकुचि सिए मन मह मुस्कानी। प्रस्तुत चौपाई में कौन सी शब्द शक्ति है? अब यहाँ पे शब्द शक्ति से सवाल है।
तो शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब देखिए सिंपल सा कोई वाक्य रहेगा तो वहाँ पे अभिधा हो जाएगी, जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा था वह बैल खड़ा है तो वहाँ पे अभिधा हो जाएगा। अब यहाँ आप जो छंद देख रहे हैं इसमें कोई भी साधारण बिंब की रचना नहीं की गई है, ठीक, तो इसमें अभिधा तो होगा नहीं। लक्षणा में मुहावरे ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है, किसी विशिष्ट रूप से विशेषता बतलाने का काम यहाँ पे किया जाता है लक्षणा में। और व्यंजना 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक व्यंजना होता है और एक आर्थी व्यंजना होता है। शाब्दिक व्यंजना में हमेशा एक सिंपल सा वाक्य रहेगा, ठीक है, वाक्य ही रहेगा, लेकिन उस वाक्य में जो अंजना की जाएगी, मतलब जो विशेषता दी जाएगी वो विशिष्ट होगी, ठीक है। वहाँ पे व्यंग्यार्थ हो सकता है, व्यंग्य के अर्थ में किसी चीज़ को प्रयुक्त किया जा सकता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए या उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके संदर्भ में कुछ कहता है तो वहाँ पे शाब्दिक व्यंजना का प्रयोग किया जाएगा। और जब भी इस तरह के कविता के छंद में जब बात आएगी तो वहाँ पे हम आर्थी व्यंजना को प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। यहाँ भी जो हमारा छंद दिया हुआ है, कोटि मनुज लजावन हारे, सुमुखी कहूँ को अहि तुम्हारे, सुनी स्नेह में मंजुल वाणी, शकुचि सिए मन मह मुस्काने। अब ये जो छंद है ये सीता जब श्री राम को देखती हैं तो उनके मन में क्या वहाँ पे भाव उमड़ता है उसका वर्णन यहाँ पे है, और यह वर्णन जो है आर्थी व्यंजना के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका क्या अर्थ है? पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, मर जाए पर पैसा ना जाए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अत्यधिक कंजूस होना, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब इसका बहुत ही कंजूस व्यक्ति का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह मेरा पुस्तक है, क्या यह शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ पे कृष्ण इस तरह से लिखा गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। श्री कृष्ण यहाँ ऐसे लिखेंगे। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। अब इसमें से शुद्ध कौन सा है? अब देखिए, यह मेरा पुस्तक है, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है और पुस्तक स्त्रीलिंग है तो होना चाहिए यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो इसका शुद्ध हो जाएगा यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये शुद्ध वाक्य बिल्कुल सही है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब तीसरा है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, नहीं, बंदूक शस्त्र नहीं है बल्कि अस्त्र है, ठीक है। जो हाथ में रख करके चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं बल्कि अस्त्र है। अब इसके बाद है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। यहाँ पे हो जाएगा पानी पीते हैं, बहुवचन हो गया ना, ये एक वचन तो है नहीं, ये 2 मिलकर के बहुवचन हो गए, तो इसके अनुसार से पानी पीते हैं हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होगा? तो जहाँ कर्ता आ जाए, जिसमें कर्ता आ जाए और उसके साथ क्रिया आ जाए, तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति ये उद्देश्य है, और इसका जो शेष भाग है वो विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा परिश्रम करने वाला व्यक्ति, चौथा ऑप्शन हमारा सही। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह क्या? ये विराम चिन्हों से सवाल पूछे गए हैं, और इस सवाल में का पूछने का तात्पर्य यही था कि आप लोगों को चिन्हों के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये तो बहुत ही आसान सा सरल सा सवाल हो गया, सीधे सीधे चिन्ह दे दिए गए हैं। पिछले सेट में मैंने एक वाक्य लिया था और वाक्य में कहाँ पे कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा उसको देना था, तो उस प्रकार के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग सेट में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह तो ऑप्शन नंबर 2 है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है?
ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो जब भी आश्चर्य की अनुभूति हो तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह इस्तेमाल आता है। जैसे अरे वाह कितना सुंदर फूल है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सडन, उसको कहते हैं सडन एक्सप्रेशन या सडन इमोशन, अचानक जो भाव उत्पन्न हो, चाहे वो दुख का हो, सुख का हो, क्रोध का हो, ठीक है, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्नवाचक तो बहुत ही आसान है, जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन है, ये इस प्रकार से जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या है? तो इसको हम लोग उद्धरण चिन्ह कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है वो आपको दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से, ये कॉमा का दिया गया था। ठीक है, कॉमा, जिसको हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जिसकी गर्दन सुंदर है, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इस टॉपिक से सवाल है। तो सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको हम कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं? सुग्रीव। सु अर्थात सुंदर, ग्रीव ग्रीवा अर्थात गर्दन। ठीक है, गर्दन को ग्रीवा भी कहते हैं, इसीलिए सुग्रीव यहाँ पे सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अनिल का अर्थ होता है क्या? हवा। और अनल का अर्थ क्या होता है? आग। तो हवा और आग, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हवा आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शत्रु यानी कि दुश्मन। सहचर तो नहीं होगा, सहचर का मतलब साथ चलने वाला। अरी, ये सही है। शत्रु का पर्यायवाची होता है अरी। ठीक है, मनुज का मतलब तो व्यक्ति होता है, मानव होता है। व्योम का मतलब आसमान, गगन, नभ, अंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अस्थावर का विलोम क्या है? अस्थावर, अस्थावर का मतलब होता है जो एक ही जगह पे टिका रहे। ठीक है, और इसका जब अपोजिट हम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सचल नहीं होगा, चंचल भी नहीं होगा, चेतन भी नहीं होगा, जंगम। ये सही है। अस्थावर का उल्टा होता है जंगम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य, तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्याणी। क्या होता है? सूर्याणी। ठीक, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर कौन सा कारक है? तो पर है अधिकरण कारक। अधिकरण में पर, पिछले क्लास में कारक के विभक्ति के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन सभी विभक्तियों को याद कर लिया होगा, उनके चिन्हों को याद कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण में पर, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? अब देखिए, यह क्या है? यह घोड़ा, यह के साथ घोड़ा लगा हुआ है। घोड़ा तो निश्चित रूप से संज्ञा है ना? घोड़ा क्या है? तो घोड़ा संज्ञा है। अब संज्ञा के साथ ये यह का इस्तेमाल किया गया है, तो ये जो यह है, और यह स्वतंत्र रूप में अगर यह की बात करें तो यह सर्वनाम होता है। यह क्या होता है? तो सर्वनाम होता है। लेकिन अब यहाँ पे यह घोड़ा, और यहाँ पे जब घोड़ा के आगे यह का प्रयोग किया गया है तो यह सर्वनाम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये विशेषता भी बता रहा है कि कौन सा घोड़ा? तो यह घोड़ा। ठीक है, तो ये सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निशा का विशेषण क्या है? निशा, तो निशा का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए, निशा का अर्थ क्या होगा? तो निशा को रात्रि कहते हैं। ठीक है, रात्रि मतलब तो आप सभी को पता है रात,
अब यहाँ पूछ रहा है कि निशा का विशेषण क्या है। निशाचर, ये गलत है। निशाचर का मतलब क्या होता है, जो रात में विचरण करने वाले जीव होते हैं उनको निशाचर कहते हैं, ठीक है। निशित, ये गलत है। निशांत, ये भी नहीं। नैश, ये सही है। चौथा ऑप्शन सही है। निशा का विशेषण होता है नैश, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला प्रश्न आ चुका है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण अपकर्ष तो नहीं होगा, अपकर्ष इसका विलोम है। अवकर्ष नहीं होगा। उत्कृष्ट, यहाँ पे उत्कृष्ट लिखा हुआ है, ये सही है। उत्कीर्ण नहीं होगा, उत्कृष्ट याद रखिएगा, उत्कृष्ट, ठीक है। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 संज्ञा में से किसका इस्तेमाल प्रिय के साथ नहीं किया जा सकता है। प्रिय विषय, अब देखिए लिखते जाइएगा इसको, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर कर पाइएगा। प्रिय विषय बिल्कुल सही है। प्रिय कवि, प्रिय कवि, ये भी बिल्कुल सही है। प्रिय मित्र, ये भी बिल्कुल सही है। प्रिय मित्र हम लोग बोलते हैं अपने मित्र जो हमारा प्रिय होता है। अब प्रिय बैरी, ये तो गड़बड़ा जाता है। बैरी का मतलब हमारा जो शत्रु है, हमारा जो दुश्मन है, और हम उसको प्रिय कैसे कह सकते हैं। तो प्रिय के साथ बैरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य को चुने। सोना का भाव कम हो गया, बाग में अनेकों वृक्ष थे, ठीक है। इस कलम की कीमत बहुत अधिक है, आँखों से आंसू निकल पड़े। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य को चुनना है, शुद्ध वाक्य को नहीं चुनना है। सोना का भाव कम हो गया, ये बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि सोना पुल्लिंग है और सोना के अनुसार से वाक्य की क्रिया भी आगे बढ़ी हुई है। बाग में अनेकों वृक्ष थे, यही गलत है, क्योंकि याद रखिएगा कि अनेक का अर्थ ही होता है बहुत सारा। अब अनेक को अनेकों करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनेक का मतलब ही होता है बहुत सारा। अब इसका बहुवचन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस प्रकार से अगर लिखें या इस प्रकार से बोलें तो ये हमारा लिखना या बोलना व्याकरण के दृष्टिकोण से अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। बाग में अनेकों वृक्ष थे, ये गलत है। इसका शुद्ध होगा कि बाग में अनेक वृक्ष थे, ठीक है। इस कलम की कीमत बहुत अधिक है, ये भी सही है, क्योंकि कीमत जो है वह स्त्रीलिंग है। तो कलम की कीमत, ठीक है। आँखों से आंसू निकल पड़े, तो आंसू पुल्लिंग है तो निकल पड़े, ये सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए शब्द अगर हम बात करें उत्पत्ति की दृष्टि से तो शब्द के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो यहाँ पे तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि संस्कृत के शब्दों को जब हूबहू हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं तो उसको तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के शब्दों को रूपांतर करके उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके हम प्रयोग जब करते हैं तो उसको तद्भव कहते हैं। और अपने बोलचाल की भाषा में बोली जाने वाले स्थानीय शब्दों को जब शामिल करते हैं तो उसको देशज कहते हैं। और जब किसी विदेशी भाषा के शब्द को शामिल किया जाता है तो उसको विदेशज कहा जाता है, ठीक है। बारात नहीं होगा, वर्षा सही है। हाथी ये तद्भव है, आंसू भी तद्भव है, तो वर्षा यहाँ पे तत्सम शब्द है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, देवासुर में कौन सा समास है। तो समास के ऊपर हमारे क्लासेस आ चुके हैं, ठीक है। पूरा डिटेल क्लास नहीं आ पाया है ना, 3 ही भेद तक वहाँ पे कंप्लीट हो पाया था। अच्छा, इसके ऊपर काम कर दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहाँ पे बताना है देवासुर में कौन सा समास है। तो यहाँ देखिए देवासुर जो है वह द्वंद्व समास है, क्योंकि जब हम इसका विग्रह करेंगे देवासुर का
तो इस प्रकार से हम करेंगे कि देव और असुर, देव और असुर। तो जब भी बीच में और आ जाए, हाइफन आ जाए, योजक चिन्ह, तो वहाँ पे कौन सा हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। इसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग का संधि विच्छेद कीजिए, पता चल जाएगा। तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद कैसे होगा? शत जोड़ मार्ग, शत जोड़ मार्ग। अब यहाँ पर तो आ गया आधा, यानी कि यह जो है हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा शब्द सही सही लिखा गया है? व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक, कौन सा सही है? कैसा लग रहा है आपको, कौन सा सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, व्यावहारिक। ये व्यवहारिक ऐसे लिखाता है। ठीक है, व्यावहारिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है आपका दंत स। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अब देखिए, अघोष वर्ण के संदर्भ में याद रखिएगा कि कवर्ग से पवर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण होता है, तथा यह वर्ग में तीनों ही श अघोष होते हैं। ठीक, तीनों ही श अघोष होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, तीनों ही श अघोष होते हैं। और कवर्ग से पवर्ग तक प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, जैसे कवर्ग का क ख, ठीक है, चवर्ग का च छ, इसी प्रकार से पवर्ग तक प फ तक, ये सब जो है कौन से वर्ण के अंतर्गत आएंगे? अघोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। हिंदी के 50 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। तो पहला खंड यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन को लेकर के आएंगे, इंग्लिश का सेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी के बचे हुए सेक्शन आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 120 सवालों का डिटेल एनालिसिस के साथ आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लासेस के बेनिफिट आपको मिल सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।